हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। मेरा नाम है योगेश चौहान। आज मैं आपको कराने वाला हूँ द पंडित्स का लाइव मॉक 21। इसमें जो जीएस सेक्शन है उसका एनालिसिस हम करने जा रहे हैं। और आप पहले से जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं वो देखते हुए आ रहे होंगे, ये एक पर्टिकुलर सीरीज चला रखी है जिसमें हम जीएस का एनालिसिस करते हैं। और इसके दौरान जो आप 25 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करते हैं उसमें आपको लर्निंग लगभग 100 सवालों की लर्निंग मिलती है। इससे आपको नई कॉन्सेप्ट सीखने का मौका मिलता है, साथ ही साथ आपका रिवीजन भी होता रहता है। तो ये बहुत ही शानदार सीरीज है और बहुत बेहतरीन एनालिसिस रहता है। जो भी नए हैं इसको ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द फॉलोइंग वाला। और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये जो मैच द फॉलोइंग वाले होते हैं ये क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते। मतलब आपको एक इंफॉर्मेशन भी मालूम है तो इसका आंसर आप कर ले जाते हो। यहाँ पर आपको एनिमल और उनके साइंटिफिक नेम्स उनके बीच में मैच करना है। तो कैट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पैंथेरा लियो, कैनिस ल्यूपस, फैमिलरिस, फेलिस या बॉस टॉरस। कैट का मुझे इतना तो मालूम है कि फेलिस से होता है, तो इससे ये मैच हो गया। A3। अब A3 कौन कौन सा है? फर्स्ट है, होल्ड कर लो, सेकंड है, होल्ड कर लो। ये दो ऑप्शन नहीं है। देखो, एक इंफॉर्मेशन से दो ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। अब लायन, लायन का मुझे पता है कि लायन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो पैंथेरा लियो होता है। तो डी का 1। ये मैं ऐसे बता रहा हूं कि जो ऑलरेडी जिनको भी थोड़ा बहुत भी आता होगा ना उनको ये तो पता ही होंगे। तो अब D1, D1 यहां है और D2 है यहां पर। तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, यही इसका आंसर होगा। डी लाइन का होता है पैंथेरा लियो। डॉग, कैनाइन होते हैं ना डॉग, तो कैनिस ल्यूपस फैमिलैरिस। देखो, अगर ये फैमिलैरिस नहीं होता तो ये कैनिस ल्यूपस होता है वॉल्फ का। और ये फैमिलैरिस लगने का मतलब है कि ये एक डोमेस्टिक एनिमल है, ना कि वाइल्ड एनिमल। और काव, काव का होता है बॉस टॉरस। बाकी यहां पर ये लिस्ट है जहां पर सभी जीव जंतुओं के दे रखे हैं साइंटिफिक नेम। जैसे एंट का है फॉर्मिसिडेई, बर्ड का है एस, बफेलो का ब्यूबलस ब्यूबलिस, कैट का है फेलिस कैटस। इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, जैसे बफेलो हो गया ब्यूबलस ब्यूबलिस, काउ बॉस टॉरस, डॉग कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस। जैसे मैंने वॉल्फ का बताया कैनिस ल्यूपस होता है, और डॉग डोमेस्टिक एनिमल होता है तो फैमिलियरिस। डॉल्फिन सीटेसी। फिश का होता है वर्टिब्राटा, हॉर्स इक्यूस कैबिलस। लायन पैंथेरा लियो, लायन का होता है पैंथेरा लियो। और टाइगर का होता है पैंथेरा टिग्रिस। अगर आ जाता है ना ऐसे याद रख लो, एल से लियो, टी से टिग्रिस। ऐसे लायन का लियो और टाइगर का टिग्रिस। ये एनिमल है और उनके साइंटिफिक नेम है, इसको आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड प्री में तो क्वेश्चन कई बार देखे गए, तो इस टेबल को जरूर देख के जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2024? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या है? ये थीम्स हैं माई हेल्थ माई राइट, माई प्लैनेट आर हेल्थ, क्लाइमेट एक्शन फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल, बिल्डिंग ए फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, माई हेल्थ माई राइट। ये थीम थी वर्ल्ड हेल्थ डे की। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। अब 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का गठन हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस की तरह मनाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, माई हेल्थ माई राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति थे?
गोपाल स्वरूप पाठक, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मोहम्मद हामिद अंसारी, भैरों सिंह शेखावत। इसका आंसर करने से पहले भारत के जितने भी उपराष्ट्रपति रहे हैं उनकी लिस्ट में आपको दिखा देता हूं। यहां पर भारत के राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, तो ये थोड़ा सा एरर है यहां पर। तो ये है लिस्ट। सबसे पहले भारत के उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिनका टाइम पीरियड था 1952 से लेकर 1962, और 62 में वाइस प्रेसिडेंट बने थे जाकिर हुसैन, और इनका टाइम पीरियड रहा 1962 से लेकर 1967 तक। और जब ये वाइस प्रेसिडेंट की गद्दी से हटे तो ये बने भारत के राष्ट्रपति। तो 67 में ये क्या बने थे? भारत के राष्ट्रपति। मैं यहां पर एक स्टार मार्क कर लेता हूं, ये वो है जो उपराष्ट्रपति के बाद भारत के राष्ट्रपति बने। अगले हैं वीवी गिरी, जिनका टाइम पीरियड था 1967 से लेकर 1969, और ये 69 में बने भारत के राष्ट्रपति। तो ये भी थे जो भारत के उपराष्ट्रपति के बाद भारत के राष्ट्रपति बने। लेकिन यहां इस ऑप्शन में डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में सिर्फ दिया हुआ है, तो इसका आंसर सिर्फ होगा ऑप्शन 2, डॉक्टर जाकिर हुसैन। लेकिन इनके अलावा भी हुए जो वाइस प्रेसिडेंट के बाद प्रेसिडेंट बने थे, वो मैं आपको और जो है उनके बारे में भी आगे बता देता हूं। ये है गोपाल स्वरूप पाठक, इनका टाइम पीरियड था 1969 से लेकर 74 में। फिर आए बीडी जट्टी, इनका टाइम पीरियड था 74 से लेकर 79 तक, 1979 तक। फिर 79 में मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये बने वाइस प्रेसिडेंट, इनका टाइम पीरियड रहा 79 से लेकर 84 तक। फिर 84 में आए आर वेंकटरमन, इनका टाइम पीरियड 84 से लेकर 87 तक था। फिर 87 में शंकर दयाल शर्मा, ये बने भारत के उपराष्ट्रपति, और कब तक रहे? ये 92 तक रहे। और शंकर दयाल शर्मा और वेंकटरमन, ये दोनों भी भारत के राष्ट्रपति बने थे अपना उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा करने के बाद। के आर नारायण, इनका भी टाइम पीरियड था 92 से लेकर 97 तक ये रहे उपराष्ट्रपति, और 97 के बाद बने ये राष्ट्रपति। तो ये भी हैं, या इन्हें भी स्टार मार्क कर लीजिए। अगले हैं कृष्णकांत, इनका टाइम पीरियड था 97 से लेकर 2002, और भैरव सिंह शेखावत, इनका टाइम पीरियड था 2002 से लेकर 2007, और अगले 10 साल यानी 2007 से लेकर 2017 तक हामिद अंसारी रहे भारत के उपराष्ट्रपति। उनके बाद आए एम वेंकैया नायडू, जिनका टाइम पीरियड 17 से लेकर 22 तक था, और 22 से लेकर 25 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ जी। और इन्होंने अभी आर्टिकल 69 ए के तहत अपना रेजिग्नेशन किसे सौंप दिया है? भारत के राष्ट्रपति को। सॉरी, ये आर्टिकल 69 नहीं है, 67 है। आर्टिकल 67 ए के तहत। वैसे आर्टिकल 67 में है, यहां पर लिख देता हूं, आर्टिकल 67 में दिया हुआ है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो कौन से आर्टिकल में? वो आर्टिकल 67 में है। और आर्टिकल 67 ए में क्या दिया हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन किसे देता है? भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को रिजाइन देता है। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। इसका आंसर था ना गोपाल स्वरूप पाठक, ना मोहम्मद हामिद अंसारी, ना भैरव सिंह शेखावत, बल्कि मोहम्मद हामिद अंसारी, इनका लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड था एज वाइस प्रेसिडेंट। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूछा जा सकता है। इसका आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन एंट बाइट? चींटियों के काटने में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? फॉर्मिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, मैलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की बात करूं तो ये फर्टिलाइजर्स और एक्सप्लोसिव यानी बम वगैरह बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है। परक्लोरिक एसिड, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इसका इस्तेमाल भी इंडस्ट्रीज और लैब्स वगैरह में होता है। नेक्स्ट है मैलिक एसिड। एप्पल में जो पाया जाता है यानी सेब में जो एसिड पाया जाता है वो कौन सा होता है? मैलिक एसिड।
जिसकी वजह से एप्पल का टेस्ट थोड़ा सा कड़वा होता है, वो किसकी वजह से होता है? मैलिक एसिड की वजह से। फॉर्मिक एसिड, सॉरी कड़वा नहीं, खट्टा, सोर, बिटर नहीं, सोर, खट्टा, किसकी वजह से? मैलिक एसिड की वजह से। फॉर्मिक एसिड, इसकी वजह से क्या होता है? देखो एसिड का मैं एक कैरेक्टर बता देता हूं। एसिड टेस्ट में सोर होते हैं यानी खट्टे होते हैं, और जो बेस होते हैं वो कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। तो मैलिक एसिड एक एसिड है तो सोर होगा ना कि बिटर। तो जो एप्पल खट्टा किसकी वजह से लगता है? मैलिक एसिड की वजह से। और एंट बाइट में जिसकी वजह से इरिटेशन होती है, आपको कभी लाल चींटी ने काटा हो तो देखा होगा, इरिटेशन हो जाता है, लालपन आ जाता है, वो किसकी वजह से होता है? इस फॉर्मिक एसिड की वजह से। और ये किस में पाया जाता है? जो डंक होता है ना, एंट का स्टिंग होता है, उसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मैच द फॉलोइंग। अगेन मैच द फॉलोइंग वाले इजी होते हैं, अगर आपको एक ऑप्शन या दो ऑप्शन करेक्ट पता हो तब भी आपको आंसर मिल जाता है। अब यहां पर चार चार पेंटिंग्स हैं और वो किस स्टेट की हैं ये हमको बताना है। फाड़ पेंटिंग, मधुबनी, कलमकारी, बाग। इनमें से एक तो मुझे पता है, मधुबनी पेंटिंग बिहार की है। वैसे मुझे क्या सबको पता है, मुझे तो खैर ये चारों पता है, पर जैसे मैं ऐसे समझ रहा हूँ, मैं एक एस्पिरेंट हूँ और इसको अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा है? मधुबनी पेंटिंग। ये तो मैं मानता हूँ कि लगभग हर किसी को पता होगा। तो इस वजह से बी का जो ऑप्शन कनेक्ट होगा वो किसके साथ होगा? वो 4 के साथ होगा, बी बिहार। तो बी 4, बी 4 कहां पर है? तीन ऑप्शन, एक ही एलिमिनेट कर पा रहा हूं मैं, ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट, कलमकारी बाग पेंटिंग। बाग पेंटिंग मध्य प्रदेश की पेंटिंग है, और मध्य प्रदेश कहां है? ऑप्शन नंबर 2, D2। D2 कहां पर है? D2 यहां दो है। देखो यहां पर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए रिजेक्शन के लिए। अब फाड़ पेंटिंग, ए, फाड़ मुझे पता है राजस्थान की, A3 वन नहीं हो सकती, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, यही इसका आंसर होगा। देखो यहां ऐसा नहीं है कि हर बार ये चीज काम करेगी, कई बार ऐसा होगा कि आपको 3 से लेके 4 इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। यहां पर मुझे 3 अटेम्प्ट्स लगे इसको करने के लिए। तो बची सी, कलमकारी। कलमकारी कहाँ की? आंध्र प्रदेश, C1। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। यहां पर मैंने लिस्ट दे रखी है, आप इससे एक बार गो थ्रू हो जाइए। ये रीजन्स हैं जहां पर जो पेंटिंग फेमस है उसके बारे में दिया हुआ है। एक बार मैं आपको गो थ्रू करा देता हूं। जैसे मधुबनी और मंजूषा पेंटिंग, ये दोनों कहाँ फेमस है? मंजूषा को स्नेक पेंटिंग भी कहते हैं, ये बिहार में फेमस है। वर्ली पेंटिंग कहाँ की है? महाराष्ट्र की। पटचित्र और सोरा दोनों उड़ीसा की हैं। कजली, फाड़ ये दोनों राजस्थान की हैं। कलमकारी आंध्र प्रदेश की। कलमजुत्तू ये है केरला की। कलमकारी आंध्र प्रदेश की, कलमजुत्तू केरला की। कालीघट कैलिकट की है, सॉरी कैलकाता, हाँ कालीघाट से याद कर लो, कैलिकट से याद कर लो, तो कैलकाटा की कौन सी है? कालीघाट। बाग स्टाइल पेंटिंग कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। भीटी चित्र ये हरियाणा की है। जदोपटियां, जे से जडोपटियां और जे से झारखंड, तो जडोपटियां झारखंड की। पैटकर ये भी झारखंड की है। जडोपटियां और पैटकर, देखो ये इंपॉर्टेंट आपकी ये वाली है, ये आप ऐसे एक बार गो थ्रू हो जाना, जिससे क्या है कि आपके थोड़ा सा ऑप्शन रिजेक्शन में हेल्प हो जाए। ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। ये दोबारा से रिपीट हो गया, कलमजत्तू ये केरला की है, और थांका, थांका ये इंपॉर्टेंट है। थांका कहाँ की है? सिक्किम की। इसको भी याद रख लेना। याद रखने वाली ये है मधुबनी, मंजूषा, वर्ली, पटचित्र, शौरा, कजली, फाड़, कलमकारी, ये याद रखने वाली है। और एक ये थांका, इनको आप याद रख सकते हैं। और ये जो कलमजुत्तू हो गया और कालीघाट हो गया, बाग हो गया, बाग भी इंपॉर्टेंट है, ये इसको भी मार्क कर लीजिए आप। और बाकी ये सब है, एक बार इनसे गो थ्रू हो जाइए, इनको रटने की जरूरत नहीं है। इतनी भी आपको याद है तो ये वाला जो क्वेश्चन है आप इजीली कर ले जाओगे। बाकी इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इन विच स्टेट इज लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट लोकेटेड? लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? ये है असल में एक रामसर साइट। और रामसर साइट होती कौन सी है? रामसर साइट में
एक्चुअली वेटलैंड्स होते हैं जिनका कंजर्वेशन किया जाता है, और ये वेटलैंड कौन से होते हैं? इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, जिन्हें क्या अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। और ये जो रामसर साइट डिसाइड हुई थी, ये हुई थी, एक कन्वेंशन हुआ था जिसे बोलते हैं रामसर कन्वेंशन, जो कि कब हुआ था? तो ये हुआ था 1971 में। और डेट कौन सी थी? डेट थी 2 फरवरी। इसीलिए 2 फरवरी को वेटलैंड डे के रूप में भी मनाते हैं। 2025 के अनुसार भारत में कितनी रामसर साइट हैं? तो अभी फिलहाल में टोटल 91 रामसर साइट है, जिसमें लॉन्गवुड शोला रिजर्व भी एक रामसर साइट है। अब मैं एक एक करके कर्नाटका, मिजोरम, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश की रामसर साइट जो अभी रिसेंट में ऐड हुई हैं, उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे कर्नाटका, यहाँ अलग अलग है, यहाँ मिजोरम थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो यहाँ के हिसाब से बता देता हूँ। तो मिजोरम में कौन सी है? तो मिजोरम में है, एक ही रामसर साइट है, कौन सी है? पाला वेटलैंड। कर्नाटक में कौन कौन सी है? कर्नाटक में है अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन, अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बीसी, बर्ड कंजर्वेशन। और कौन सी है? अघाशिनी, अघाशिनी एश्वरी। और तमिलनाडु में कौन कौन सी है? तो तमिलनाडु में है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट हो गया एक, तो इसका आंसर फिर हो गया ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु। तो इसको नहीं लिखूंगा, लॉन्गवुड शोला तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है। एक है थेरथंगल बर्ड सेंचुरी, थेरथंगल बोलो या तीर्थंगल होगा मेरे ख्याल से, थेरथंगल बर्ड सेंचुरी। और नंजरायन, नंजरायन बर्ड सेंचुरी। तो तमिलनाडु में कौन कौन से हो गए? थेरथंगल बर्ड सेंचुरी, नंजरायन बर्ड सेंचुरी और लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। ये कहाँ की हो गई रामसर साइट? तमिलनाडु की। मध्य प्रदेश की कौन कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की है तवा रिजर्वॉयर, यशवंत सागर और सिरपुर वेटलैंड, यशवंत सागर वेटलैंड और सिरपुर वेटलैंड। तवा रिजर्वॉयर, यशवंत सागर वेटलैंड और सिरपुर वेटलैंड, ये कहाँ के हैं? ये है मध्य प्रदेश के रामसर साइट्स। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ट्रेवल्स एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर 2024? अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, मैं तुरंत वो पूछ लेता हूं। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये क्वेश्चन मैं जब तक क्लास तक कराता हूं तब तक इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। मैं ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद इसका आंसर कर दूंगा। बाकी कुछ इंडेक्सेस के बारे में और देख लेते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है? ये 2025 की इंडेक्स है, तो इसमें भारत का क्या रैंक है? हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें भारत का क्या रैंक है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये 2024 वाली है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है? और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है? और ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का क्या इंडेक्स है? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का रैंक है 10th, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक है 85th, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत है 105वें नंबर पे, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत है 118वें नंबर पे, 147 में से 118वें नंबर पे है भारत। और 127 में से हंगर इंडेक्स में 127 में से 105वें नंबर पे है भारत। और जेंडर गैप इंडेक्स, ये ग्लोबल जेंडर यहाँ पर गैप होगा, गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 131। और किस में से? 148। टोटल कंट्रीज कितनी थी? 148, उसमें से कौन सा रैंक है? 131st रैंक है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक है 151। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024, इसके लिए भारत का इंडेक्स में, इस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो ट्रैवल एंड टूरिज्म में भारत का रैंक है 39। और मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था इस क्वेश्चन के कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड,
और ये मैड्रिड कहाँ पर है, ये कैपिटल किसकी है, तो ये है स्पेन की कैपिटल। और स्पेन ट्रैवल एंड टूरिज्म इस इंडेक्स में नंबर 2 पर है। नंबर 1 पे कौन है, यूएसए। यूएसए देन स्पेन और उसके बाद जापान। और भारत कौन से नंबर पे है, भारत है 39th नंबर पर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कुशान्स। दिए गए कथनों में से कौन सा कुषाणों के बारे में सही नहीं है। तो थोड़ा मैं कुषाणों के बारे में बता देता हूं, देन इसका आंसर हम करते हैं। तो बात करें हम अगर कुषाण्स को, तो ये डिसेंडेंट थे किसके, तो ये डिसेंडेंट थे यूची ट्राइब के। किसके, यूची ट्राइब के डिसेंडेंट थे। और ये आए कहां से थे, तो ये आए थे सेंट्रल एशिया से। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था, तो इन्होंने शाही शासन किया था 1 एडी से लगभग 3 एडी के बीच में इनका शासनकाल रहा। और कुषाण वंश का फाउंडर कौन था, कुषाण वंश का फाउंडर था कुजुल कडफिसिस। और कुजुल कडफिसिस के बाद कौन आया था, कुजुल कडफिसिस के बाद आया था वेमा कडफिसिस। इसने इंट्रोड्यूस किए थे गोल्ड कॉइन्स। सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स कौन से एरा में पाए जाते हैं, जिसे गोल्डन एरा भी कहा जाता है, तो वो था गुप्ता वंश। लेकिन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन किसने इंट्रोड्यूस किए थे, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किए थे कुशान्स ने। और इनका सबसे फेमस रूलर कौन रहा, तो वो था कनिष्क, जिसके टाइम पीरियड पर ही 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो ये भी समझ में आ गया कि कनिष्क बौद्ध धर्म को फॉलो करता था। और इसने शक एरा की शुरुआत कराई। और वो कब किया था, वो किया था 78 एडी में। और कुषाण जो है ये चाइना, पर्शिया इनके साथ भी अपना व्यापार करते थे। और सिल्क रूट, जो भारत का सिल्क रूट था, उस पर कब्जा था किसका, कुषाण्स का कब्जा था। और कुषाण्स की कैपिटल क्या थी, कुषाण की 2 कैपिटल थी, एक थी पेशावर और दूसरी थी मथुरा। तो ये था कुषाण्स के बारे में। वापस आते हैं क्वेश्चन पे, स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर उसका आंसर करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है पेशावर एंड मथुरा वर 2 मेजर सेंटर्स ऑफ देयर पावर। इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये तो करेक्ट है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। कुषाण हैड कंट्रोल ओवर सिल्क रूट, ये भी सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। कुषाण इशूड गोल्ड कॉइन्स, ये भी सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑटोमेटिकली 4th जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, और यही स्टेटमेंट गलत है। कनिष्क वॉज द फाउंडर ऑफ द एम्पायर, कनिष्क नहीं कुजुल, कुजुल था फाउंडर ना कि कनिष्क। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इन कथनों पर विचार करने से पहले थोड़ा हम ऑल इंडिया रेडियो के बारे में जान लेते हैं। ऑल इंडिया रेडियो शुरू हुआ था 1936 में। वैसे 1936 में नहीं, इसे 1930 में मानो, क्योंकि 1930 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम था इंटर स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस, जिसका नाम बदलकर बाद में गठन हुआ था ऑल इंडिया रेडियो का, जो हो गया था 1936 में ऑल इंडिया रेडियो। और ये एक नेशनल पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्टर है, नेशनल पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्टर, यानी ये सरकार द्वारा रेडियो ब्रॉडकास्टिंग शुरू की गई थी पब्लिक के लिए। तो ये पब्लिकली ब्रॉडकास्ट होता था, और इसी को हम आकाशवाणी के नाम से भी जानते हैं। और ये आकाशवाणी, ये किसने दिया था, ये नाम दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये जो आकाशवाणी नाम है, ये टर्म किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इसको ओन कौन करती थी, या इसका कंट्रोल किसके पास था, तो ये कंट्रोल करती थी प्रसार भारती। और ये प्रसार भारती किस मिनिस्ट्री के अंदर थी, तो ये थी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ऑल इंडिया रेडियो का मोटो क्या था, तो इसका मोटो था बहुजन हिताय। इसे हिंदी में ही लिखता हूं मैं, हिंदी में सही लगेगा। तो इसका मोटो था बहुजन हिताय
बहुजन सुखाय। क्या मोटो था? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये मोटो किसका था? ऑल इंडिया रेडियो का। और ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में इसका ब्रॉडकास्टिंग होता था, जिसमें 20 लगभग 20 से ज्यादा नेशनल लैंग्वेजेस और 150 से ज्यादा रीजनल या लोकल लैंग्वेज इनमें ये ब्रॉडकास्ट होता था। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पर, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दे हैव क्रिएटेड प्रोग्राम्स इन द लैंग्वेजेस विच हैव क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। वे उन भाषाओं में कार्यक्रम बनाते थे जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। ऐसा नहीं है, मैंने अभी बताया ये रीजनल लैंग्वेज में भी बनाए जाते थे, ब्रॉडकास्ट किए जाते थे। तो पहला हो गया गलत, तो नॉट करेक्ट है। फर्स्ट तो नॉट करेक्ट है, ये तो सही है, मतलब फर्स्ट तो होगा ही होगा। अब सेकंड का पता नहीं, 1 2 भी हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। नीदर 1 नॉट 2 नहीं होगा। नेक्स्ट है देयर मोटो इज बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये तो करेक्ट है, ये इसका मोटो है। तो सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट गलत है। और यहाँ पे गलत वाली स्टेटमेंट पूछी है, तो एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल पार्क इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? संदूर नेशनल पार्क, बालफक्रम नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क या दचिगम नेशनल पार्क। दचिगम नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अंसी, नागरहोल, बनरगट्टा ये सारे नेशनल पार्क कहाँ के हैं? तो ये सारे नेशनल पार्क हैं कर्नाटका के, तो ये भी इंडिया में पाया जाता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। बालफक्रम नेशनल पार्क, ये मेघालय का नेशनल पार्क है और मेघालय भी भारत में, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। बचा एक ही ऑप्शन, यही सही होगा, संदूर नेशनल पार्क, शांडूर नेशनल पार्क। ये जो शांडूर नेशनल पार्क है ये है पाकिस्तान में, भारत में नहीं है, और यही इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉपर मिनरल। निम्नलिखित में से कौन सा तांबा खनिज है? और ये खनिज दिए हुए हैं, अब बताना है कि इनमें से कौन सा कॉपर मिनरल है। एजोराइट है, बॉक्साइट है, हेलाइट है या हेमेटाइट है? हेलाइट, हेलाइट का एक और नाम है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे तो कि इसमें तो कॉपर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड। बॉक्साइट भी नहीं हो सकता, बॉक्साइट ये और है एल्यूमिनियम की, और इसका केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल फॉर्मूला है Al2O3, तो इसमें एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है। वैसे ये हाइड्रेटेड भी होता है 2H2O, तो इसमें कहीं से कहीं तक भी कॉपर नहीं है, तो बॉक्साइट भी कॉपर मिनरल नहीं है। नेक्स्ट है हेमेटाइट, ये एक आयरन ऑर है। कैसे? इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? इसका केमिकल फॉर्मूला है Fe2O3। हेमेटाइट हो गया मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटाइट का केमिकल फॉर्मूला होता है Fe3O4। Fe का एक मॉलिक्यूल बढ़ा दो और ऑक्सीजन का एक और मॉलिक्यूल बढ़ा दो, तो वो क्या हो जाता है? मैग्नेटाइट। हेमेटाइट मैग्नेटाइट ये दोनों ही आयरन के ओर हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। हेलाइट सोडियम का ओर है, और बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है, हेमेटाइट आयरन का है। बचा एक ही ऑप्शन एजोराइट। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो इसमें कॉपर होते हैं 3 मॉलिक्यूल, Cu3। कार्बोनेट के कितने होते हैं? 2। एंड हाइड्रोक्साइड के होते हैं, हाइड्रोक्साइड के कितने होते हैं? वो भी 2 होते हैं। तो Cu3, CO3 का होल ट्वाइस एंड OH का होल ट्वाइस, ये क्या है? ये है एजोराइट्स। यहां आप देख सकते हैं ये क्या है? ये है एजोराइट। और इसमें से क्या निकलता है? इसमें से निकलता है कॉपर। इसमें क्या क्या होता है? कॉपर होता है और कार्बोनेट के आयंस होते हैं और हाइड्रोक्साइड साइन होते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर था एजोराइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हु हैज वॉन द बैटल ऑफ हाइडेस्पस। हाइडेस्पस का युद्ध किसने जीता था? किंग पोरस, अलेक्जेंडर, अकबर या बाबू? ये बाबू है, ये बाबू नहीं होगा, ये बाबर होगा। बाबर, ये गलत हो गया है। बाबर। तो इस बैटल के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूं।
ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था झेलम नदी पर। कहाँ हुआ था? झेलम रिवर के पास। और भारत में अलेक्जेंडर कब आया था? तो ये युद्ध हुआ था वैसे अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। किस किस के बीच में? अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। अलेक्जेंडर भारत कब आया था? तो अलेक्जेंडर भारत आया था 326 बीसी को। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी 323 बीसी में। और कहाँ हुई थी? और इसकी मृत्यु हुई थी बेबी लोन में। और इस युद्ध को जीता था अलेक्जेंडर ने। युद्ध शानदार तरीके से राजा पोरस ने लड़ा जरूर था, पर जीत गया था अलेक्जेंडर। लेकिन पोरस की ब्रेवरी के कारण अलेक्जेंडर ने इसका साम्राज्य जो जीता हुआ था वो पोरस को वापस कर दिया था। अकबर और बाबर। बाबर का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत कौन सा वाला? फर्स्ट बैटल। ये किस किस के बीच हुआ था? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। और कब हुआ था? ये हुआ था 1526 एडी में। और अकबर का युद्ध कौन सा है? तो अकबर का देखो, अकबर ने डायरेक्टली तो नहीं लड़ा था, पर अकबर के टाइम पीरियड में अकबर की तरफ से बैराम खान और हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। और ये जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, इसका टाइम पीरियड क्या था? 1556। जीता कौन था? बैरम खान जीत गया था, यानी अकबर जीत गया था। वो भी किस वजह से? वो इस वजह से ताकि हेमचंद्र की आंख में जो है तीर लग गया था और वो गिर गया था हाथी से। नहीं तो ये वॉर किसी भी हद तक अकबर तो जीत ही नहीं सकता था। तो इस क्वेश्चन की बात करें, बैटल ऑफ हाइडेस्पस किसके बीच में युद्ध हुआ था? इस क्वेश्चन के बारे में बात करें कि बैटल ऑफ हाइडेस्पस किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था किंग पोरस और अलेक्जेंडर के बीच। और जीता किसने? अलेक्जेंडर ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इन विच ईयर अशोक मेहता कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज संस्था के कामकाज की समीक्षा के लिए अशोक मेहता समिति की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो मैं जरा आपको पंचायती राज के बारे में बताता हूँ, फिर इससे रिलेटेड जो कमेटीज हैं जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बताता हूँ, फिर इसका आंसर करते हैं हम। तो जो सबसे पहली पंचायत जिसका इनॉग्रेशन किया था जवाहरलाल नेहरू ने, वो कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में। और ये नागौर है कहाँ? तो ये नागौर है राजस्थान में। पहली पंचायत कहाँ हुई थी? नागौर, राजस्थान में। और पंचायत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कब बनी? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी थी 73rd अमेंडमेंट 1992 के तहत। जो इफेक्ट में कब आया था? ये इफेक्ट में आई थी 24 अप्रैल 1993। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। किसको? 24 अप्रैल को। बाकी इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ कमेटीज बता देता हूं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है बलवंत राय मेहता कमेटी। इस कमेटी का गठन कब हुआ था? तो इस कमेटी का गठन हुआ था 1957 को। इस कमेटी ने ही 3 टियर सिस्टम की बात की थी। और वो 3 टियर कौन कौन से? वो 3 टियर हैं कि विलेज यानी ग्रामीण लेवल पर ग्राम पंचायत बनाई जाए, और ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति बनाई जाए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद बनाई जाए। इसे पूरा लिख देता हूं, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। तो 3 टियर सिस्टम ये किसने दिया था? या 3 टियर सिस्टम किसकी रिकमेंडेशन थी? तो वो थी बलवंत राय मेहता कमेटी की। और ये कब गठित हुई थी? 1957 में। सेकंड है अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी का गठन 1977 में हुआ। सही 20 साल बाद इसका गठन हुआ। और अशोक मेहता कमेटी ने 2 टियर सिस्टम का रिकमेंडेशन दिया था, जिसमें विलेज लेवल पर मंडल परिषद और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर
जिला परिषद। और अगली है जीवी के राव कमेटी। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन 85 में हुआ था, 1985 में। अगली है, बाकी नाम याद रख लो, इंपॉर्टेंट ये दो ही है। अगली है, बाकी अशोक मेहता कमेटी में इन्होंने एससी और एसटी इनके रिजर्वेशन की भी बात की थी। तो फोर्थ का नाम है एलएम सिंघवी। ये भी पंचायती राज से ही रिलेटेड है। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1986 में। एक कमेटी है जिसका नाम है थुंगॉन। इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था 1988 में। और इसी साल में एक और थी जिसका नाम था गाडगिल। गाडगिल कमेटी, इसका भी गठन कब हुआ था? 1988 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी है किससे रिलेटेड? पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड, जिसमें इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है बलवंत राय मेहता कमेटी और दूसरी अशोक मेहता कमेटी। बाकी कई बार ये जो कमेटीज हैं ये ऑप्शन में आ जाती हैं और पूछ लिया जाता है कि कौन सी कमेटी पंचायती राज से रिलेटेड है, तो या तो एलएम सिंघवी दे देंगे या थुंगॉन दे देंगे, तो ऐसे आप रिजेक्ट करके भी आंसर कर सकते हैं। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पर। तो ये पूछा था कि अशोक मेहता कमेटी कब अपॉइंट हुई थी? तो ये हुई थी 1977 में। तो इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया गेट इन द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 हेल्ड इन जकार्ता, इंडोनेशिया? इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत को कितने पदक मिले? तो भारत ने इसमें टॉप किया, तो भारत को टोटल मेडल मिले थे 19, जिसमें 7 गोल्ड मेडल थे, 6 सिल्वर मेडल थे और 6 ही ब्रॉन्ज मेडल थे। तो टोटल करूं 7 6 6 कितने हो गए? 19 मेडल। भारत ने कितने मेडल जीते थे एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में? तो ये जीते थे 19 मेडल। और इंडिया ने टॉप किया था, और ये हुआ कहां थे? तो ये इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स? निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? अब मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि प्लांट को जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट की, वो दो तरह की होती है। एक मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट। और मैक्रो भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरे होते हैं सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी में आते हैं आपके एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये सभी कौन से हैं? ये है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिन्हें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है प्लांट को। किसमें? लार्ज क्वांटिटी में जिसकी डिमांड होती है प्लांट द्वारा। और स्मॉल क्वांटिटी में जिसकी डिमांड होती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जिसमें प्राइमरी में मैंने आपको बताया एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम हो गया, और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गया। सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? तो सेकेंडरी आपके हो गए कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो ये आपके हो गए सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से हो गए? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके आयरन हो गया, बोरोन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, क्लोरीन हो गया। ये सभी क्या है? ये सभी आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए। बोरॉन, कॉपर, जिंक ये सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। सल्फर आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो यही इसका ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 4, सल्फर। सल्फर एक माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, सल्फर एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द स्टेटस ऑफ महारत्न, नवरत्न एंड मिनी रत्न टू द सेंटर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इज कन्फर्ड बाय? केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, द डिपार्टमेंट ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा? तो सबसे पहले हम महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न के बारे में जान लेते हैं। लिख देता हूं थोड़ा, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न।
ये सारी हैं आपकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, और इनका जो गठन किया जाता है या इनको ये जो दर्जा दिया जाता है वो दिया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस द्वारा। प्राइवेट कैसे होगा? और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस है ये किसके अधीन होती है? तो ये होती है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल्स एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। किसके अंडर होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल्स एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर होती है ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। और यही पीएससी का दर्जा देती है कि कौन सी महारत्न होगी, नवरत्न होगी, मिनी रत्न होगी। और मिनी रत्न में भी दो कैटेगरी होती है, एक होती है कैटेगरी 1 और दूसरी होती है कैटेगरी 2। और ये किस आधार पे होती है कि कौन सी कितना इन्वेस्ट कर लेती है। जो कंपनी 300 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर लेती है वो आपकी हो गई कैटेगरी 1 वाली, और कैटेगरी 2, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, कैटेगरी 1 में आती हैं वो जिनका इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ तक होता है, जो 500 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो 300 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकती हैं वो आपकी हो गई कैटेगरी 2 वाली। अब महारत्न की बात करें, महारत्न होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? महारत्न होने के लिए नवरत्न का दर्जा होना चाहिए, उस कंपनी के पास नवरत्न का टाइटल होना चाहिए, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होनी चाहिए, और इसका जो टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए लास्ट 3 सालों में। कितने? लास्ट जो कंजिक्यूटिव पिछले 3 साल है उसमें 25,000 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। कंपनी की जो वर्थ है, नेट वर्थ 15,000 करोड़ होनी चाहिए पिछले 3 सालों में। और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 5,000 करोड़ होना चाहिए। कितना? लास्ट 3 इयर्स में। तभी महारत्न का दर्जा मिलता है। अभी फिलहाल में वैसे महारत्न कंपनियां जो टोटल हैं वो 14 हैं, नवरत्न 16 हैं, और मिनी रत्न आई थिंक 74 है। और ये नंबर बदलता रहता है, इस वजह से एग्जाम में ये नंबर पूछना ये मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, क्योंकि ये जो है बदलता रहता है। अब कुछ है और कई कंपनियां पहले नवरत्न थी वापस से महारत्न हो जाएगी, तो यहाँ भी नंबर चेंज होगा, यहाँ भी नंबर चेंज होगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये सब चीजें थी जो मैंने आपको बताई। तो इसका आंसर क्या है? तो ये नहीं देती है ना प्राइवेट एंटरप्राइजेज ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये देती है, जो दर्जा देती है महारत्न नवरत्न का, तो ये देती है द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, जो किसके अधीन काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल्स एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज के अंदर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भोटिया is a caste of scheduled tribes of which of the following state in India? राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भोटिया यानी सिक्किम, यहाँ तो ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब ये तो गलत है, ये तो बोनस में जाएगा। ऐसा नहीं है, वो है भूटिया ट्राइब, ना कि भोटिया। भूटिया सिक्किम की है, लेकिन भोटिया ट्राइब है उत्तराखंड की। कहाँ की? उत्तराखंड की, मध्य प्रदेश बोलने जा रहा था। कहाँ के? उत्तराखंड की। भूटिया ट्राइब कहाँ पर है? उत्तराखंड में। यहाँ आप देख सकते हो ये पहनावा है, आप पहनावा देख के ही समझ जाएंगे कि ये उत्तराखंड की कोई ट्राइब है। तो राजस्थान की देख लेते हैं, राजस्थान की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्राइब है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है भील। भील ट्राइब राजस्थान में पाई जाती है। कलबेलिया ट्राइब, कलबेलिया डांस जो परफॉर्म करते हैं वो ट्राइब कौन सी है? तो वो है कलबेलिया ट्राइब। और आपकी मीना ट्राइब भी राजस्थान में ही पाई जाती है। उत्तराखंड में कौन से ट्राइब है? तो उत्तराखंड में है भोटिया हो गई, जौनसारी हो गई, जौनसारी ट्राइब, और थारू। ये कहाँ की हैं? ये है उत्तराखंड की। मध्य प्रदेश, भील मध्य प्रदेश में भी है। भील ट्राइब हो गई, गोंड ट्राइब हो गई, हलवा ट्राइब हो गई, ये कहाँ की है? ये मध्य प्रदेश की है। महाराष्ट्र की कौन कौन सी है? तो महाराष्ट्र की है वर्ली, वर्लीस ट्राइब, गलत लिख रहा हूं, वर्ली ट्राइब, और पावरास ट्राइब। पावरास ट्राइब भी कहां पर पाई जाती है? महाराष्ट्र में। और कोलम ट्राइब, ये भी महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब है। इसका आंसर था उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सी? भोटिया ट्राइब। भोटिया कहाँ? सिक्किम। सिक्किम में एक और ट्राइब होती है लेपचा। जो लुसुंग फेस्टिवल है वो लेपचा नहीं मनाते, वो भोटिया ट्राइब मनाती है लुसुंग फेस्टिवल।
और लेपचा ट्राइब मनाती है नामसूंग फेस्टिवल। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 उत्तराखंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज फॉर्म्ड ऑन जनवरी 21st 1972 अलोंग विद मणिपुर एंड त्रिपुरा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 21 जनवरी 1972 को मणिपुर और त्रिपुरा के साथ गठित हुआ था? तो इसको मैंने याद कर रखा है मणि मैत्री से। मणि मैत्री, जिसमें मणि से हो गया आपका मणिपुर, मे से हो गया मेघालय और त्रि से हो गया त्रिपुरा। तो मणिपुर और त्रिपुरा दे रखा है, तो मेघालय, मेघालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 यही इसका आंसर होगा। यानी जनवरी 21 1972 को मेघालय का गठन हुआ था। पहले मेघालय असम का पार्ट था, फिर एक एक्ट आया था असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1969, जिसके तहत असम के अंदर ही मेघालय को एक ऑटोनमस स्टेट का दर्जा मिल गया था। लेकिन मेघालय एक फुल फ्लेज स्टेट कब बना था? यह फुल फ्लेज स्टेट बना था मेघालय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 से, जिसके साथ इसका गठन कब हुआ था? ये स्टेट का दर्जा इसे कब प्राप्त हुआ? 1972 को। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये दोनों 1987, कब? 20 फरवरी 1987 को स्टेट का दर्जा मिला था इन दोनों को। और नागालैंड को मिला था 1 दिसंबर 1963 को। तो 1987 में अरुणाचल प्रदेश को और मिजोरम को और नागालैंड को मिला था 1963 में, और मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा इन तीनों को मिला था 1972 में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विच रिफॉर्मर स्टार्टेड द सिद्धांत अलंकारा सभा which aimed at eradicating untouchability and caste discrimination? किस सुधारक ने सिद्धांत अलंकार सभा की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव को मिटाना था? नारायण गुरु, ज्योतिराव फूले, ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जानते हैं, या फिर केशव चंद्र सेन? तो नारायण गुरु, इन्होंने SNDP श्री नारायण धर्म परिपालन का गठन किया था 1903 में। ज्योतिराव फूले, इन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया था, और इन्होंने ये सत्यशोधक समाज कब बनाया था? तो इन्होंने गठन किया था इसका 1873 में पुणे में। और ईवी रामास्वामी नायकर, इन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था, यानी आत्मसम्मान आंदोलन, और ये कब चलाया था? ये 1925 में चलाया था। केशव चंद्र सेन 1865 में ब्रह्म समाज से अलग हो गए। और क्यों अलग हो गए थे? इसलिए अलग हो गए थे क्योंकि ये थोड़ा क्रिश्चियनिटी से और उनके डिसिप्लिन से प्रभावित हो गए थे, और ये चीज देवेंद्रनाथ टैगोर को पसंद नहीं आई। तो 1866 में ब्रह्म समाज की 2 विंग बन गई। एक बन गई आदि ब्रह्म समाज और एक बनी ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। और ये दोनों विंग कब बनी थी? 1866 में। ये जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, इसके फाउंडर बने केशव चंद्र सेन, और आदि ब्रह्म समाज के फाउंडर हो गए देवेंद्रनाथ टैगोर। बाकी केशव चंद्र सेन, इन्होंने 1864 में मद्रास में किसके साथ मिलकर? केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू, इनके साथ मिलकर वेद समाज का गठन किया। और कहां पर किया था? मद्रास में। कब? 1864 में। वापस आते हैं क्वेश्चन पर। तो ये जो सिद्धांत अलंकार सभा है, इसका गठन किसने किया था? तो ये किया था नारायण गुरु ने, जिन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन का गठन किया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इन 1872 लॉर्ड मेयो द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज असैसिनेटेड इन। 1872 में भारत के वाइसरॉय लॉर्ड मेयो की हत्या कहां हुई थी?
1872 इसी टाइम पर पहली बार भारत का सेंसस भी शुरू हुआ था। और किसके टाइम पीरियड में शुरू हुआ था? लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में। ये पहले वाइसराय थे जिनकी हत्या इनके ऑफिस के दौरान ही हो गई थी। और कहाँ हुई थी? पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो इनकी हत्या की गई थी शेर अली अफरीदी द्वारा। शेर अली अफरीदी इन्होंने मारा था। किसको? वो लॉर्ड मेयो को। और ये प्रिजनर था, काला पानी की सजा मिली हुई थी शेर अली अफरीदी को। तो इसका आंसर क्या हुआ? इनकी हत्या कहाँ हुई थी? पोर्ट ब्लेयर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोर्ट ब्लेयर राजधानी किसकी है? तो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है अंडमान एंड निकोबार की। और अंडमान एंड निकोबार में ही काला पानी की सजा दी जाती थी। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डज हडसन रिवर फ्लो? हडसन नदी निम्नलिखित में से किस शहर से होकर बहती है? वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, रोम या लंदन? वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? तो यह है पोटोमैक रिवर के किनारे। लंदन किस रिवर के किनारे? तो यह है थेम्स रिवर के किनारे। रोम किस नदी के किनारे? तो यह है टाइबर नदी के किनारे। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? तो यह है हडसन रिवर के किनारे। तो यही इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देखेंगे ये हडसन रिवर है, ऊपर से आ रही है, मैनहट्टन है ये न्यूयॉर्क सिटी है। और ये किसके किनारे पर है? ये है हडसन रिवर के किनारे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला, और स्टेटमेंट वाले सवाल थोड़े इजी होते हैं। एक दो स्टेटमेंट भी आप एलिमिनेट कर पाते हैं तो आपको आंसर मिल जाता है। देखते हैं ऐसा हो पाता है क्या इस क्वेश्चन में। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रीजन्स आर करेक्ट? भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है इट इज फाउंड इन द लैटिट्यूड रेंज 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर। तो देख लेते हैं एक बार। यहां मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। ये आपकी लैटिट्यूड है, ये आपकी लैटिट्यूड लाइंस है और ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है। ये जो लैटिट्यूड लाइंस है, आप अगर इधर ऐसे गिनेंगे, एक तो हो गई इक्वेटर, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, एक हो गई आपकी इक्वेटर, और यहां से यहां तक टोटल हो गई 90, और ऊपर भी 90 हो गई। तो टोटल कितनी लाइन हो गई लैटिट्यूड? 181। लेकिन ये वाली सिंगल एक डॉट है और ये भी आपका पॉइंट है, ये लाइन नहीं है। तो अगर सिर्फ डॉट्स को ना गिने, लाइन गिने, तो 179 लैटिट्यूड लाइंस होती हैं, जिसमें दो जो होती हैं वो डॉट्स होती हैं। वहीं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कितनी होती हैं? तो इसे आप गिन लीजिए, ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताना कि वर्ल्ड में टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कितनी होती हैं। अब यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, तो ये है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ये आपका है सदर्न हेमिस्फेयर। यहां पर ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री, यहां लाइन होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर 60 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की, फिर आपका 90 डिग्रीज आएगी। ऐसे ही सदर्न हेमिस्फेयर में भी होती है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्रीज। अब मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की बात अगर मैं करूं, तो यहां आप देख सकते हैं, यहां पर मेडिटेरेनियन सी होता है। तो यहां का भी क्लाइमेट कैसा होता है? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होता है। ये कैलिफोर्निया, चिले, ऑस्ट्रेलिया, इन सब का क्लाइमेट भी कैसा होता है? साउथ अफ्रीका, इनका भी क्लाइमेट होता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होता है। अब इनका फैलाव कितना है? इनका फैलाव नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी है और सदर्न हेमिस्फेयर में भी है। और ये 30 से 45 डिग्री तक फैले हुए हैं। तो पहला स्टेटमेंट हो जाता है करेक्ट। अब यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, पहली करेक्ट है, इसमें भी करेक्ट है, इसमें भी करेक्ट है, इसमें भी करेक्ट है, इसमें भी। मतलब हम पहली स्टेटमेंट से तो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाए। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दूसरी स्टेटमेंट है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन। भूमध्य सागरीय जलवायु में अधिक तापमान की स्थिति होती है। ऐसा होता है क्या? नहीं। मैंने आपको लास्ट टाइम कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पढ़वाया था, तो इसका जो कोड मैंने बताया था वो था CS। सी किसको डिनोट करता है? सी डिनोट करता था वार्म टेम्परेट को, यानी एक स्टेबल टेम्परेचर होगा। और एस फॉर समर ड्राई, मतलब गर्मियों में बारिश नहीं होगी। और यहां पर आप देख रहे हो कि
एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सेकंड गलत, ये गलत हो गया। यहाँ भी नहीं है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ ये सब आंसर हो सकते हैं, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए। तीसरी स्टेटमेंट क्या है? इन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रेनफॉल अकर मेनली ड्यूरिंग समर सीजन। मैंने आपको बताया समर तो ड्राई रहता है, तो समर में रेन कैसे हो जाएगी? तो तीन भी गलत है, तीन के गलत होते ये भी गलत, ये भी गलत, यही सही है। कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर फोर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रेनी इन मेनली ड्यू टू वेस्टर्लीज। ये सही है कि जो पछुआ हवाएं होती हैं इनकी वजह से ही भूमध्य सागर जलवायु में वर्षा होती है। तो इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी लर्निंग मिली होगी। आपको ये चीज अगर पता है कि एक की लेटिट्यूड लाइंस कहां से कहां तक होती हैं, और आपको ये कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का ये कोड पता है, इससे ही हमने भूमध्य सागरीय जो जलवायु उसके बारे में जो स्टेटमेंट वाले सवाल हैं वो बहुत ही इजीली कर लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सोडियम सिलिकेट एंड सोडियम सल्फेट आर मिक्स्ड एज डिटर्जेंट इन वॉशिंग पाउडर सो दैट, यानी सोडियम सिलिकेट और सोडियम सल्फेट को वॉशिंग पाउडर में डिटर्जेंट के रूप में मिलाया जाता है ताकि पाउडर को सूखापन बनाए रखा जा सके। हाँ, सिलिका, आपने देखा होगा सिलिकेट या सिलिका पाउच रखे होते हैं, जो ऐसी चीजें जो मॉइस्चर पाकर खराब हो सकते हैं, उसमें छोटे छोटे पाउच आपने पड़े देखे होंगे। और वो किस चीज के पाउच होते हैं? वो सिलिका के पाउच होते हैं, सिलिकेट पाउचेस होते हैं। सिलिका क्या करता है? वो जो है मॉइस्चर है वो अपने अंदर खींच लेता है, तो सोडियम सिलिकेट के कारण ही पाउडर जो होता है उसमें सूखापन बना रहता है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। पाउडर की क्षारीयता बनाए रखी जा सकती है। हाँ, ये जो सोडियम सल्फेट है ये बेसिसिटी बनाता है किसकी? वॉशिंग पाउडर की। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो बोथ फर्स्ट एंड टू, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा इसमें, बोथ फर्स्ट एंड टू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विच कंट्री इज होस्टिंग एक्सरसाइज ब्राइट स्टार्ट 23rd? अभ्यास ब्राइट स्टार्ट 23 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ये जो सैन्य अभ्यास होने वाला है ये मल्टीनेशनल अभ्यास है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, जिसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसमें से भारत भी एक है। इसमें कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं? तो 34 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ये कौन सा देश है जो इसे होस्ट कर रहा है? तो ये है इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। और यहाँ पर ही पाए जाते हैं पिरामिड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्राइट स्टार 2023 इजिप्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इजिप्ट द्वारा इसको होस्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर आप इंडिया का फ्लैग देख सकते हैं, यानी इंडिया भी इस एक्सरसाइज का पार्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन ए सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच अ प्लेस एज ही शी थिंक्स फिट। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति है, वो पार्लियामेंट के सेशन को बुला सकता है जहां वो समझे, मतलब उसके अनुसार किसी उपयुक्त जगह पर जहां उसे लगता है कि वहां सेशन बुलाया जा सकता है, तो वो प्रेसिडेंट बुला सकता है। हाँ, बुला सकता है। ये कौन से आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 85 के क्लॉज 1। इसमें दिया हुआ है कि जो पार्लियामेंट का सेशन है उसको समन कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। वैसे आर्टिकल 85 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 85 में दिया हुआ है सेशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के जो सेशंस हैं, सत्र हैं, वो कौन से आर्टिकल में दिए हुए? आर्टिकल 85 में। और ये जो प्रेसिडेंट समन कर सकता है ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 85 क्लॉज 1 में। तो ये हो गई करेक्ट स्टेटमेंट। ओनली फर्स्ट ये एलिमिनेट कर सकते हैं हम। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशंस। देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगी गलत स्टेटमेंट। ये एक परंपरा है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। ठीक है, 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और आपका विंटर सेशन। ये तो दिया हुआ है
कि जब 2 सेशन हो रहे हैं, उनके बीच में 6 महीने से ज़्यादा मैक्सिमम 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता है। ये तो दिया हुआ है, लेकिन ये कहीं भी नहीं दिया गया है कि ये मैंडेटरी नहीं है कि तीनों सेशन हो। तो ये दूसरी स्टेटमेंट हो गई गलत। थर्ड स्टेटमेंट, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। मैक्सिमम तो दी गई है कि मैक्सिमम 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए 2 सेशन के बीच में, लेकिन मिनिमम के बारे में जिक्र नहीं दिया हुआ है। तो पहली सही है और तीसरी सही है, और पहली सही है तीसरी सही है, ये सही हो जाती है। तो इसका आंसर कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। यहां हमने 25 सवालों का शानदार एनालिसिस किया और आपको बहुत ही पसंद आई होगी ये वीडियो। बाकी जिनको ये वीडियो पसंद आई उनको दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें। बाकी मिलते हैं ऐसी ही शानदार वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।